ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द पीरियड टिल द पीरियड ऑफ 1947। जिन लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ। द फर्स्ट पीरियड बिलोंग्स टू द पीरियड टिल द 1947। अब यूपीएससी का सिलेबस जो है वो इस तरह से डिजाइंड है, ओपीएससी का सिलेबस, यूपीएससी का सिलेबस इस तरह से डिजाइंड है कि जो चीज़ें मीडिवल हिस्ट्री में कवर होती हैं वो 16th सेंचुरी तक ऑलरेडी कवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वाला जो पोर्शन आता है दैट स्टार्ट्स इन मॉडर्न हिस्ट्री, बिकॉज ब्रिटिशर्स जो हैं जनरली इस पीरियड में आना स्टार्ट हुए थे। तो मुगल का पीरियड जहाँ पे एंड होता है, मुगल का पीरियड एंड होते होते ये जो है मुगल्स के टाइम पे ही ब्रिटिशर्स आए थे। तो ब्रिटिशर्स के एडवेंट से लेके जो पीरियड स्टार्ट होता है, राइट फ्रॉम द पीरियड अराउंड 1600 से लेके 1947 तक का पीरियड जहाँ पे हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, दिस कंस्टिट्यूट द फर्स्ट फेज ऑफ आवर मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, एंड उसके बाद एक सेकेंड फेज आता है 1947 से लेके आज तक का, दैट इज 2022 तक का। दिस फेज कंस्टिट्यूट द सेकेंड पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। सो बोथ ऑफ द पीरियड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं आपका 1600 से लेके 1947 तक का हिस्टोरिकल पीरियड जो है मॉडर्न हिस्ट्री का, ये पीरियड कवर करूंगा। ठीक है, अब इस पीरियड में क्या क्या हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं सिलेबस का। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप ये बात याद रखिएगा। दो ही सब्जेक्ट है जिनमें से क्वेश्चन जो होते हैं उनके आने की 100%, नियरली 100% सर्टेनिटी रहती है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। ये दो ही सब्जेक्ट हैं जिनमें से 100% नियरली एश्योर्ड रहेगा कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट इज द पॉलिटी एंड सेकंड इज द मॉडर्न हिस्ट्री। दीज आर द मोस्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज पर द क्वेश्चन पैटर्न। मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी के सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स के बाद ज्योग्राफी, दीज सब्जेक्ट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट द मैक्सिमम वेटेज ऑफ क्वेश्चन जो आता है नॉर्मली, ऐसा नहीं है कि इसी साल में इसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ सकते या इसके ज़्यादा नहीं आ सकते, बट नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, अगर आप इन दोनों का वेटेज मिला देंगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो इन दोनों पोर्शंस में से आते हैं। रही बात इन दोनों सब्जेक्ट की, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स, ये भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनमें से आते हैं। मतलब अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो नियर टू नियर 5 to 7 क्वेश्चंस का ही डिफरेंस होता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के टोटल क्वेश्चंस में। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं, जबकि पॉलिटी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं ये जनरली स्टैटिक पोर्शन से आते हैं, क्योंकि इसमें कोई करंट अफेयर हो नहीं सकता। पॉलिटी में होता है, बट पॉलिटी से भी जनरली क्वेश्चन वो आते हैं जो बुक में कंसेप्ट हैं, जनरली क्वेश्चन उसमें से आते हैं। करंट अफेयर में से क्वेश्चन पॉलिटी के कम आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में तो कोई करंट अफेयर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1600 से 1947 तक के पीरियड की बात करता है। अगर कोई चीज न्यूज में चली थी तो ये जरूर है कि उस पर क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2021 में, 2021 2022 में वो जो था क्या, हमारा चौरा चौरी कांड नाम का एक इश्यू था। चौरा चौरी कांड सुना है आप लोगों ने? चौरा चौरी मैसाकेर, ये सुना है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। आप सबने आई थिंक, यहाँ नहीं तो स्कूल में तो पढ़ा ही होगा चौरा चौरी का कांड जो हुआ था। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के एंड पे हुआ था। तो फॉर एग्जांपल 2021 का जो ईयर था, 2021 2022, ये ईयर 100 ईयर्स कवर हुए थे, इसके कंप्लीट हुए थे इस इंसिडेंट के। तो जब ऐसी कोई चीज जिसके 50 ईयर, 75 ईयर, 100 ईयर कंप्लीट होते हैं, तो ये चांसेस जरूर रहते हैं कि उस पर से क्वेश्चन आ सकता है कि उनमें से कौन सा इंसिडेंट है जिसके अभी अभी 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। बट अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो जनरली क्वेश्चंस बुक में से ही आते हैं, स्टैटिक पोर्शन में से ही आते हैं जो हमने पढ़ा है बुक में। सो द गुड थिंग इज अबाउट दीज सब्जेक्ट, द गुड थिंग अबाउट दीज टू सब्जेक्ट इज कि हमको परेशान नहीं होना पड़ता कि न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है, कि कुछ और सोर्स पढ़ें, मतलब करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ें, क्या पढ़ें। वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स फॉर बोथ दीज सब्जेक्ट। और अगर हम उन बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं इन डेप्थ, तो यूपीएससी तो ठीक है, उनमें से उसमें फिर भी अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ओपीएससी में अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। एंड दैट इज वाई मैं आपको एक चीज बहुत पर्सनली रिक्वेस्ट करके बोलना चाहूंगा कि आप कोई सब्जेक्ट अच्छे स्ट्रॉन्ग करें चाहे नहीं करें, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको करना है पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री। दीज आर द टू सब्जेक्ट विच यू शुड मेक सबसे ज्यादा अपना कोर। ये आपके कोर के भी कोर सब्जेक्ट है, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें भी सबसे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट में से ये मान के चलिए
100 क्वेश्चंस अगर जीके के या जीएस के आते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 क्वेश्चंस इनमें से आते हैं। और अगर आपने इनके क्वेश्चन सही कर दिए तो ये मान के चलो 60 to 70% आपका सिलेक्शन जो है वो यहीं पक्का हो जाता है। दिस इज द मेक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस। ठीक है, तो पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से करना है। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट वो पूरा पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा, एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये टॉपिक अच्छे से अच्छे मैं आपको क्लियर कर सकूं इस तरह से कि आपको एक बार में वो याद हो जाए। ठीक है, द सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस इज अबाउट द बुक लिस्ट, कि आप कौन सी बुक्स इसके लिए पढ़ना चाहिए। तो अगर आप यूपीएससी के लिए बात करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ओपीएससी के लिए बात करेंगे तो बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, आपको वही बस कवर करना है। ठीक है, तो यूपीएससी के लिए बाद में बात करते हैं, पहले तो जो सिंपल चीज़ है उसके लिए बात कर लेते हैं। तो ओपीएससी के लिए आप दो चीज़ें पढ़ लेते हैं, एक तो बिपिन चंद्रा की जो एनसीईआरटी की बुक है, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक, अगर आप वो पढ़ लेते हैं 11th और 12th क्लास की वो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक, तो वन ये, और सेकंड इज स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर नाम के ऑथर हैं, उनकी एक बुक है स्पेक्ट्रम बुक, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की। तो ये स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन अगर आप पढ़ लेते हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ पाते हैं तो कोई इशू नहीं, लेकिन स्पेक्ट्रम को आपको वर्ड बाय वर्ड करना है, प्लस प्लस आपको जितने आंसर आप लिख सकते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली तो आप जितनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप करिए। रही बात यूपीएससी की, और यूपीएससी के साथ ये चीज़ मैं ओपीएससी के ऐसे पेपर के लिए भी अप्लाई करूंगा। अगर यूपीएससी की बात करूं और ओपीएससी के ऐसे पेपर की मैं बात करूं तो स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद और बाकी सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचता है और अगर आप चाहते हैं कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहता हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि स्पेक्ट्रम जो बुक है वो थोड़ा सा एक रिदम में चलती है, मतलब थोड़ा सा पॉइंट बुलेट फॉर्म में चलती है, तो उसमें एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा आप नोवेल पढ़ते हैं या कोई कहानी की स्टोरी पढ़ते हैं ना, तो जो अच्छा वाला फील आता है ना, वो वाला फील अगर आप लाना चाहते हैं कि एक बार मॉडर्न हिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट चाहिए, बहुत अच्छे से चीज़ों को स्टोरी की तरह पढ़ना चाहता हूँ, तो अगर आपको टाइम मिलता है आप स्पेक्ट्रम को 2 बार अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसके बाद एग्जाम की सारी आपकी तैयारी हो जाती है या प्रीलिम्स आपका ओवर हो जाता है, तो प्रीलिम्स ओवर होने के बाद देयर आर 2 बुक्स जिनको आप एक बार रीड कर सकते हैं, एक बार रीडिंग सफिशिएंट है। और अगर आप रीडिंग कर लेते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग की क्वालिटी में डेफिनेटली इंप्रूव आएगा, बहुत अच्छा वाला इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो देर इज अ बुक जो बिपिन चंद्रा ने ही लिखी है, लेकिन ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है। बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी अलग है और बिपिन चंद्रा की एक टेक्स्ट बुक है वो अलग है। तो फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन ये एक बुक है, मतलब इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये एक नाम से उनकी बुक है। अगर आप ये वाली बुक पढ़ लेते हैं तो इट इज़ गुड। अदरवाइज अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते, आपने बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी रीड कर लिया है, क्योंकि बिपिन चंद्रा जी ने ही एनसीईआरटी लिखी है तो काफ़ी सारा कंटेंट उसमें सिमिलर भी है, उतना डिटेल में नहीं है बट है कुछ कुछ काफ़ी सिमिलरिटी है कंटेंट में, क्योंकि बिपिन चंद्रा ने ही वो ओल्ड एनसीईआरटी लिखी थी एंड बिपिन चंद्रा जी ने ही वो टेक्स्ट बुक लिखी थी। तो एक और बुक है जिसका नाम है शेखर बंदोपाध्याय, ये ऑथर का नाम है, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय, ये नाम आप लिख लीजिए अगर आप कहीं नोट डाउन करना चाहते हैं तो। ये बुक भी बहुत अच्छी है। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, ये वाली बुक भी हिंदी में अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ इंटरेस्ट लेने के लिए पढ़ना है और अगर आप चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश में नहीं रीड करना तो ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इसको इंग्लिश में ही रीड करने की कोशिश करिएगा। इससे आपकी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी और रीडिंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी, एक बार अंडरस्टैंडिंग भी आपकी डेवलप हो जाएगी। ठीक है। हेलो। हेलो। हेलो सर। हाँ। सर खाली बिपिन चंद्र का ओल्ड एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम पढ़ने से भी तो हो सकता है, मतलब अगर बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैंने वही बोला कि आपकी पहली प्रेफरेंस है आपको एनसीईआरटी कवर करना है, और एनसीईआरटी करने के लिए भी टाइम नहीं है तो स्पेक्ट्रम की बुक तो करना ही करना है। आपको स्पेक्ट्रम की बुक वर्ड बाय वर्ड जी कवर सर। करना है और अच्छे से कवर करना है। मैंने आपको वही बोला, अगर आपके पास सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद एक बार टाइम बच जाता है तो फिर आप वो चीज़ रीड कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। जी सर। ओके, तो ये बुक लिस्ट में किसी को कोई डाउट है, कौन सी बुक पढ़ना है इसमें किसी को डाउट है क्या? नो वन। चलो, तो अगर डाउट नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ये बुक लिस्ट हो गई, स्ट्रेटेजी हो गई कवर करने की। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, हम क्लियरली उसको कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको रीडिंग करेंगे जब आप, तो रीडिंग करने में थोड़े से शुरू में फर्स्ट रीडिंग में आपको कई सारे डाउट आएंगे, फॉर श्योर आएंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में पर्टिकुलरली जो एक्ट पढ़े जाते हैं, जैसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट है, जैसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1919 का एक्ट है, 1919 के बाद 1935 का एक्ट है, 1947 का एक्ट है। तो पर्टिकुलरली ये वाले जो एक्ट हैं इनमें काफ़ी सारे डाउट आते हैं रीडिंग करने के टाइम। एंड ये मैं आपको बोल रहा हूँ इशू समझ में आने के बाद, मतलब जब मैं आपको इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ाऊंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ाऊंगा, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, मैं इसी तरह से समझाऊंगा, मुझे पता है कहाँ पे डाउट आते हैं, तो मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। और उसके बाद विद इन 24 to 48 आवर्स जब आप रीड करेंगे तो आपको खुद से भी समझ में आ जाएगा। बट द थिंग इज, ये मॉडर्न हिस्ट्री इतनी बड़ी है कि जब आप दोबारा सेकेंड टाइम रिवीजन करने के लिए आएंगे, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको उन्हीं पोर्शन में जो आपको एक बार में क्लियर कर दिए थे मैंने और आपको समझ में खुद से भी आ गए थे फर्स्ट टाइम रीडिंग करने में तुरंत, आप जब दोबारा उनको पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली वो वाले डाउट आएंगे जो मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो जब वो डाउट आएंगे तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, वी विल मेक देम क्लियर। एंड दो बार अगर आप डाउट क्लियर कर लेते हैं वो वाले, तो डेफिनेटली आप उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, आई एम गिविंग यू द गारंटी। ठीक है, यू कैन बी अश्योर्ड कि मॉडर्न हिस्ट्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पहली चीज तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सिर्फ जहाँ पे एक्ट के प्रोविजन, मैंने सिर्फ आपको स्पेसिफिकली बताया, ये एक्ट वाले पोर्शन में ही आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, जब डाउट आएंगे खुद से। तो जब ये वाले पोर्शन आएंगे तो मैं ऑलरेडी आपको दो बार ये चीज समझाऊंगा कि इनमें क्या क्या प्रॉब्लम या डाउट आ सकते हैं, वो चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री से कभी भी ना तो डर लगेगा, ना तो वो आपको लेंदी लगेगा, ना तो आपको वो स्केरी लगेगा। सो डू मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से, जितने अच्छे से आप कर सकते हैं। अगर आपने यूपीएससी के लेवल पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप यूपीएससी के लेवल पे अच्छे से क्लियर कर लेते हैं सारे डाउट, तो ये डेफिनेट है कि आपके डेफिनेटली ओपीएससी के एग्जाम में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, दैट इज एश्योर्ड। ठीक है, अब ये तो बात हो गई जनरल चीजें। एट एनी कॉस्ट, ओपीएससी हो चाहे यूपीएससी मेंस हो, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत रिक्वायर्ड होती है। इसमें इतना वास्ट है नॉलेज, ये सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि इसमें आपको कुछ ना कुछ नॉलेज की जरूरत पक्का ही पक्का, मतलब राइटिंग की प्रैक्टिस पक्का ही पक्का लगती है, सो दैट आप कंटेंट को अरेंज कर पाएं, चीज़ों को याद रख पाएं और चीज़ों को याद रख के वहाँ पे तुरंत एग्जाम में फास्ट स्पीड पे लिख पाएं। ठीक है, ये चीज़ कवर होगी, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिलेबस, कि हमको टॉपिक क्या क्या कवर करना है। तो मैं आपको सिलेबस का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आज, जो हम कल से कवर करना शुरू करेंगे। एंड हमारी कोशिश रहेगी कि हम 18 to 20 क्लासेस में पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर लें। 18 to 20 क्लासेस, वन क्लास विल बी ऑफ अबाउट 2 to 2:30 आवर्स। ठीक है, अगर आपको कभी ब्रेक लगता है तो यू कैन टेल मी, मैं आपको ब्रेक दूंगा। बट अदरवाइज 18 to 20 क्लास में आई विल बी ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए। देन वे लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो एक एक बार टॉपिक का ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू लेने के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन सा सब टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक मीडियम इंपॉर्टेंट है, और कौन सा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक आएगा दैट विल बी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। हम यूरोपियंस के आने से बात करेंगे कि यूरोपियंस कब आए थे, किस सीक्वेंस में आए थे। तो इसमें हम बेसिकली चार टाइप के जो यूरोपियंस थे, डच जो मेनली इंडिया में आए थे, डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज और ब्रिटिश, फाइनली जो ब्रिटिश। तो ये चारों कब आए थे, किस सीक्वेंस में आए थे, इन्होंने कैसे इंडिया में एंटर किया, इन्होंने इंडिया में क्या ट्रेड करे, इनकी आपस में जो लड़ाइयाँ हुई इंडिया में, जिसके बाद ब्रिटिश फाइनली जीता, और कैसे ब्रिटिश ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, दैट इज कवर्ड अंडर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो इनिशियल एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में यूरोपियंस कब आए, उन्होंने कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश किया, ये वाला पोर्शन कवर होता है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में आने के बाद देन उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कुछ रेजाइम्स हैं जिनके रेजाइम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, पहले इंडिया में ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस आए, आने के बाद दे ट्राई टू सेटल डाउन हेयर, और एक एक किंगडम को अपने कब्जे में लेना था। ठीक है, तो कब्जे में लेने के लिए उन्होंने कुछ कुछ स्टेप्स लिए। तो द फर्स्ट थिंग्स विच वी विल बी स्टडिंग अबाउट इज कि इंडिया ब्रिटिशर्स के आने के पहले क्या था। तो रेजाइन्स बिफोर यूरोपियंस, मतलब यूरोपियंस के आने के पहले इंडिया की क्या स्टेटस थी,
इंडिया यूरोपियन मतलब इकोनॉमिकली किस कंडीशन में था, पॉलिटिकली किस कंडीशन में था, इकोनॉमी सिस्टम हमारा क्या था और कैसे चलता था ये, और यूरोपियंस के आने के बाद इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहले क्या क्या चेंजेस आए, तो सबसे पहले चेंजेस लाने के पहले हमको ब्रिटिशर्स को यहाँ पे एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे किंगडम्स थे, पर्टिकुलरली कुछ बड़े किंगडम्स जिनको हराना बहुत जरूरी था ब्रिटिशर्स के लिए, अगर इफ दे वांटेड टू एस्टेब्लिश देमसेल्फ। तो इसमें कई किंगडम्स थे, जैसे कि मराठास। मराठास के बाद हमारे हो गए मैसूर किंगडम। मैसूर किंगडम के बाद सब्सिडियरी अलायंस के अंदर में कुछ स्टेट्स थे, उन स्टेट्स को कैसे ऑक्यूपाई करा। बंगाल वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, बंगाल एंड अवध, तो इनको कैसे कैप्चर करा। फिर नॉर्थ इंडिया में सिख थे, सिख को कैसे कैप्चर किया। देन राजपूत किंगडम्स जो थे, राजपूत किंगडम्स को कैसे कैप्चर किया। ऐसे करते करते अपने आप को धीरे धीरे पूरे इंडिया में स्प्रेड किया। तो हम इन किंगडम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे मराठास के अंदर में हम पेशवा बाजीराव, नाना साहेब, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मैसूर के अंडर में बेसिकली हम पढ़ेंगे उनके बारे में जो मैसूर के किंगडम्स थे। ठीक है, तो जिसमें तात्या टोपे, इनकी बात आती है, सॉरी तात्या टोपे बोल रहा हूँ, टीपू सुल्तान की बात आती है। फिर उसके बाद जो स्टेट्स थे जिनको सब्सिडियरी अलायंस के अंदर में ऑक्यूपाई या कैप्चर किया गया था, उनकी हम बात करेंगे। देन बंगाल को कैसे ऑक्यूपाई किया, मुगल्स को कैसे बीट किया, अवध को कैसे ऑक्यूपाई किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, रॉबर्ट क्लाइव की पॉलिसी। देन उसके बाद सिख को कैसे अपने ऑक्यूपेशन में लिया, इसकी बात करेंगे। राजपूत को कैसे लिया, इसकी बात करेंगे। एंड उसके बाद कुछ फॉरेन अफेयर्स, जो यहाँ पे फॉरेन वॉर्स ब्रिटिशर्स में लगे थे, लड़ फाइट करे थे, तो अफगान वॉर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे अफगानिस्तान पे ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करने की कोशिश करी बट वो फेल हो गए। देन उसके बाद वी विल सी अबाउट नेपाल, नेपाल का डोमिनेशन या ऑक्यूपेशन कैसे किया। देन वी विल सी अबाउट बर्मा, कि बर्मा का ऑक्यूपेशन कैसे किया ब्रिटिशर्स ने, और कैसे इंडिया को एक पूरा का पूरा अपने ऑक्यूपेशन में ले लिया। सो दिस विल बी कवर्ड अंडर द एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये टॉपिक कवर होने के बाद हमको ये समझ में आ जाएगा कि ब्रिटिशर्स ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है। तो अब ब्रिटिशर्स अपने आप को एस्टेब्लिश करने के बाद अपनी पॉलिसीज चलाएंगे, तो अब ब्रिटिश रूल की बिगनिंग होगी। तो ब्रिटिश रूल की बिगनिंग होने के साथ साथ उनकी पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो पॉलिसीज जो भी हैं, हम ब्रिटिशर्स की उन पॉलिसीज की बात करेंगे। इन्होंने जो भी रिफॉर्म मूवमेंट चलाए या रिफॉर्म्स करे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन सोसाइटी में, उनकी बात करेंगे। और जब ब्रिटिश का रूल चल रहा था, मतलब बाय द टाइम मान के चलिए 1799 से 1817 तक का जो पीरियड आया, 1799 इसलिए क्योंकि 1799 में फाइनल मैसूर वॉर हुआ था, एंड 1817 वाज द ईयर जिसमें ब्रिटिशर्स ने मराठास को कम्प्लीटली डिफीट कर दिया था। जब मराठास और मैसूर को उन्होंने डिफीट कर दिया और बंगाल भी इनके कब्जे में आ चुका था, बंगाल ऑलरेडी बैटल ऑफ प्लासी के बाद में 1757 और 1764 में बंगाल और अवध को ये ऑलरेडी अपने कैप्चर में ले चुके थे। तो साउथ साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया को ये ऑलरेडी अपने कब्जे में ले चुके थे। तो मतलब इंडिया में इसका नियरली एक्सपांशन हो चुका था। बाकी बचा हुआ 1848 तक का जो ईयर था, 1848 में सिख कंट्रीज या सिख जो किंगडम था, इसको ब्रिटिशर्स ने रिमूव कर दिया, डिफीट कर दिया, और उसके बाद नॉर्थ इंडिया में भी इनका एक्सपांशन हो चुका था। तो अब ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हो चुका था, और एट द सेम टाइम 1800 से लेके 1850 तक का पीरियड जो था पर्टिकुलरली, इसमें इन्होंने सोसाइटीज में कुछ चेंजेस भी करे बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ इंडियन रिफॉर्मर्स। तो ये जो 1800 से 1850 का जो पीरियड था, जिसमें इंडियन रेनेसेंस की शुरुआत हुई थी। व्हाट इज इंडियन रेनेसेंस? इंडियन रेनेसेंस इज द पीरियड जहाँ पे इंडियन जो कुछ लिटरेट्स थे, मतलब जिन्होंने पढ़ाई करी थी, जो एजुकेटेड इंडियंस थे, उन्होंने इंडियन सोसाइटी के कुछ इश्यूज थे जैसे कि सती प्रथा, ठीक है, देन उसके बाद डेकोटी जो बहुत प्रिवेलेंट थी उस टाइम हमारे यहाँ, देन उसके बाद डेकोटी के बाद हमारे यहाँ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। तो बेसिकली रिलीजियन ऑर्थोडॉक्सी, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी जो थी, उससे रिलेटेड इश्यूज। देन उसके बाद एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन एंड फीमेल विडो या फीमेल की जो इश्यूज थे, फीमेल रिलेटेड, वुमेन रिलेटेड जो जो भी इश्यूज थे, उनसे रिलेटेड रिफॉर्म के लिए बहुत सारे लिटरेचर्स ने आवाज उठाई, स्टार्टिंग फ्रॉम राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट इनिशियल रिफॉर्मर्स इन द कंट्री, जिन्होंने रिफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा फाइट किया, इंडियन सोसाइटी को चेंज करने के लिए काम किया।
ब्रह्मो समाज इन्होंने बनाई थी, एज सेड बाय एक गुड आंसर वाज गिवन बाय समवन। तो ब्रह्म समाज इन्होंने एस्टेब्लिश की थी। तो ऐसे कर करके क्या क्या रिफॉर्म्स इंडियन सोसाइटी में पैरेलल में चल रहे थे, इनको हम देखेंगे। देन उसके बाद हमारी 1857 का पीरियड आ जाता है, जहां से हमारी मेन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होता है। तो 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोला जाता है वो हुआ था, 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था। तो 1857 के रेवोल्यूशन के आने के बाद इंडिया में जो अभी तक कंपनी का रूल चल रहा था, तो हम 1857 के पहले कंपनी का जो रूल चल रहा था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या क्या पॉलिसीज थी, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को एस्टेब्लिश किया और कैसे उन्होंने इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया फॉर 100 ईयर्स बिफोर 1857, जिसके बाद क्राउन का रूल इंडिया में आ गया। तो 1857 वाज द ईयर जिसमें इंडिया में क्राउन का रूल आया। क्राउन का रूल आने के बाद अब यहाँ पे ब्रिटिश की प्रॉपर गवर्नमेंट बन गई। अभी तक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को रन करती थी, डायरेक्टली कभी भी रन नहीं करती थी। बट आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इंडियन गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिशर्स की इंडिया में जो गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट बोला। तो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और अब ब्रिटिशर्स जो है डायरेक्टली इंडिया के ऊपर रूल करने लगे। इसके बाद उन्होंने कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करना शुरू करे। 1861 में उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट निकाला था, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे इंडियन काउंसिल एक्ट वाज द फर्स्ट स्टेप जहां पे ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को अपने साथ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करने में सपोर्ट या एग्रीमेंट कराने के लिए अलाउ करना शुरू करा था। 1861 के बाद रिफॉर्म्स चलते रहे, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव रिफॉर्म्स या नेगेटिव पॉलिसीज भी ब्रिटिशर्स की आती रही। जैसे कि कुछ एक्ट आए थे, जैसे कि वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट के बाद इल्बर्ट बिल, ये ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। एट द सेम टाइम ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी दैट वाज आल्सो हर्टिंग इंडिया कंटिन्यूअसली। इंडिया जो पहले सोने की चिड़िया कहलाया करता था वह बहुत ज़्यादा इम्पोवरिस्ड हो गया था। इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी और इसीलिए उससे डील करने के लिए कुछ लोग अब आवाज़ उठाने लगे, मतलब बहुत सारे। एक चीज हुई थी 1800 से लेके 1850 के बीच में, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में भी कुछ कॉलेजेस एस्टेब्लिश किए थे। तो उन कॉलेजेस से पढ़ के जो लोग निकल रहे थे वो एजुकेटेड थे और उनको समझ में आने लगा कि ब्रिटिशर्स के क्या क्या पॉलिसी ब्रिटिशर्स फॉलोज कर रहे हैं। तो हम उसके बाद पढ़ेंगे कि 1861 से लेके 1885 तक का एक फेज पढ़ेंगे, जहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि कुछ नए वॉइसेस, सोशल रिफॉर्मर्स जो कि प्लेटफॉर्म पे आए, जिन्होंने जो एजुकेटेड थे और जिनको ब्रिटिशर्स की पॉलिसी समझ में आती थी, तो कैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को एनालाइज करना शुरू करा। और एनालिसिस स्टार्ट करने के बाद दे स्टार्टेड टू बेसिकली टेल द पीपल ऑफ इंडिया, या स्टार्टेड टू प्रिंट इन द न्यूज़पेपर, राइट इन द न्यूज़पेपर, कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन लोगों को परेशान कर रही है, हाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट इज एक्सप्लॉइटिंग द पीपल ऑफ इंडिया। एंड यहीं से बेसिकली एक रेवोल्यूशन की आग लगना शुरू हुई, लोग जो है अवेयरनेस उनमें आनी शुरू हुई। एंड इसी पीरियड में 1885 में आते आते इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन एम था इंडियंस को इंडिया के बारे में अवेयरनेस देना कि कैसे ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया को अफेक्ट कर रहा है, कैसे ब्रिटिश रूल जो है इंडिया के अगेंस्ट में है, कैसे ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमको सिस्टमेटिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बट इनका एम जो था इनिशियली वो ब्रिटिशर्स को रिमूव करना नहीं था। इनका जो मेन एम था वो ये था कि कैसे ब्रिटिशर्स को हम अपनी बात मनवाए। इनिशियली जो फेज था 1885 से लेके 1905 तक का, ये पीरियड वो था जिसमें हमारे जो लीडर्स आए इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में, जो वो बस ब्रिटिशर्स को ये चीज़ बताना चाहते थे कि हम आपके अंदर में रूल में रहने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो हमारे इंडियंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही हैं और ऐसी पॉलिसीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दस यू शुड मेक द पॉलिसीज इन सच अ वे कि वो इंडियंस के लिए हो और इंडिया को बेनिफिट करे। तो यहाँ से एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बट दिस मूवमेंट वाज द फेज ऑफ मॉडरेट्स। ये 1885 से 1905 तक का फेज था, दैट इज नोन एज द मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस टाइम पे हमने कोई भी एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट या रेवोल्यूशन नहीं किया। आपको अगर याद हो तो 1905 वाज द फर्स्ट ईयर जब हमने मास मूवमेंट किया था पहली बार इंडिया नेशनल लेवल पे।
पूरा नेशनल लेवल पे तो नहीं था वो, बट स्टिल हमने एक बड़ा मूवमेंट जो किया था पहली बार, दैट वाज इन द ईयर 1905, जिसको हम स्वराज मूवमेंट नाम से जानते हैं। तो स्वराज मूवमेंट वाज हैपेंड इन 1905, बट टिल द पीरियड ऑफ 1905 हमारे जो लीडर्स थे, वो लीडर्स का काम क्या था, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, एंड देयर वाज मेनी अदर लीडर्स लाइक एस एस आगरकर हो गए। तो ऐसे कई सारे लीडर्स थे जिन्होंने इंडियन सोसाइटी में ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को एनालाइज किया और उसके बाद में उसका क्रिटिसिज्म किया। फिरोज शाह मेहता वाज आल्सो वन ऑफ देम। तो फिरोज शाह मेहता का भी आप नाम हम पढ़ेंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे लीडर्स आए और 1905 तक आते आते कुछ लीडर्स को ये समझ में आने लगा कि ये जो मेथड है पेटिशन वाली मेथड, इसको मेथड ऑफ पेटिशन बोला जाता है। तो पेटिशन मेथड जो है, दिस इज नॉट सक्सेसफुल। और सक्सेसफुल नहीं है मतलब ब्रिटिशर्स जो है, हमारी जो पेपर पेटिशन है जिसमें हम पेपर पे लिख लिख के लोगों को बताते हैं, पार्लियामेंट में बताते हैं, न्यूज़पेपर में प्रिंट करते हैं, पार्लियामेंट में डिबेट कर करके ये चीज़ ब्रिटिशर्स तक पहुंचाते हैं कि आप हमारे साथ जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जब ये लीडर्स को ये बात समझ में आई, कुछ लीडर्स को ये बात समझ में आई, 20 साल से यही कर रहे हैं बट कुछ आउटकम नहीं निकला है, ब्रिटिशर्स बस हमारी बात सुन लेते हैं और हाँ बोल देते हैं और निकल जाते हैं, उनको मतलब कुछ भी नहीं रहता पॉलिसी में रिफॉर्म करने से। तो in this phase, there emerged some individuals, there emerged some revolutionaries जैसे कि अरबिंदो घोष, जिनका ये मानना था कि वायलेंस के बिना हम इंडिया को फ्रीडम या लिबरेट नहीं करा सकते। पहली चीज तो इन्होंने, इनको ये समझ में आई कि फ्रीडम इज द ओनली वे टू गेट, मतलब गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स वाज द ओनली वे टू बेसिकली get policy, basically make policies which are made for the India। ब्रिटिशर्स कभी हमारे लिए नहीं सोचेंगे और जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक हमारा भला नहीं होगा। पहली बार ये फिलॉसफी है, ये आइडिया आया था 1905 में, जब अरबिंदो घोष और कुछ अरबिंदो घोष के साथ ही कुछ रेवोल्यूशनरीज जो थे, लीडर्स जो थे, उन्होंने ये चीज समझी और उसके बाद अटैक करना शुरू करा। तो उनको ये समझ में आया कि ब्रिटिशर्स से खुद को आज़ाद कराने के लिए एक ही रास्ता है, पेपर पिटीशन या न्यूज़पेपर में प्रिंट करने से कुछ भी नहीं होगा, हमको वायलेंस करनी पड़ेगी। और वायलेंस करने के लिए उन्होंने कई जगह कई बार ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं उनको उन्होंने किल करना शुरू करा, गन अटैक करके या बॉम्ब ब्लास्ट करके, ये चीज़ करके। बट 1909 में क्या हुआ, 1909 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, दो इंसिडेंट हुए बड़े। एक तो आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, और दूसरा हुआ क्या, अरबिंदो घोष और अरबिंदो घोष के साथ जो बाकी के मेंबर्स थे जो वायलेंस में इन्वॉल्व थे और जिनको ब्रिटिशर्स ने कैच कर लिया था, देयर वाज अ ग्रुप जिसका नाम था अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति के जो ग्रुप के मेंबर्स थे जो ये वायलेंस में इन्वॉल्व थे, बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, बंगाल में ही रेवोल्यूशनरीज थे मेनली ये। ठीक है, तो ऐसे कई सारे थे जैसे कि बाघा जतिन हो गया, सचिन सान्याल हो गया, अरबिंदो घोष हो गए, ये सब वायलेंस बेस्ड और रेवोल्यूशनरीज थे। तो 1909 में ब्रिटिशर्स ने इनको बेसिकली कैप्चर कर लिया और जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद उसी टाइम पे बाल गंगाधर तिलक जो है इनको भी उन्होंने जेल में डाल दिया था। एंड तिलक को जेल में डालने के बाद माहौल काफी ठंडा हो गया था। कई लीडर्स को ये लगने लगा कि ये स्ट्रेटेजी बहुत गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1909 में ब्रिटिशर्स ने ये चीज उनकी प्रूफ भी कर दी कि आप गलत काम कर रहे हो, मतलब ऐसे पेपर पे दिखा के, रियल में नहीं, पेपर में ऐसा एक शो ऑफ करके उन्होंने ये चीज प्रूव भी कर दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1909 में उन्होंने एक बहुत बहुत बड़ी चीज इवेंट करी, दैट इज द रिजर्वेशन। दे प्रोवाइडेड अ सेपरेट इलेक्ट्रेट या रिजर्वेशन सिस्टम, सेपरेट इलेक्ट्रेट बोलूंगा मैं, रिजर्वेशन नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली उसको, सेपरेट इलेक्ट्रेट का प्रोविजन उन्होंने बनाया था मुस्लिम्स के लिए। उनकी मेन एम क्या था, इसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। तो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के अंदर में उनका मेन एम क्या था कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स को ब्रेक कर दो, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करने से हिंदूज जो है या इंडिया जो है या जो लीडर्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये वीक हो जाएंगे। और ये वीक हो जाएंगे तो बेसिकली हम जो है हमारे हमारे हिसाब से सिस्टम चलाते रहेंगे। 1909 से लेके 1917 तक कुछ भी नहीं हुआ खास, सिर्फ बातें चलती रही। हमारे जो लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, दे केप्ट फाइटिंग कि चेंज हो, कुछ चेंज हो, कुछ बदलाव हो। बस इसी पीरियड में बट इसी पीरियड में इन द ईयर 1914 आए थे हमारे सबसे बड़े लीडर इंडिपेंडेंस के, दैट वाज महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौट के आए। उन्होंने 3 साल, फ्रॉम द ईयर 1940 टिल द ईयर 1970, 3 इयर्स तक सिर्फ इंडिया को इधर से नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट विजिट किया, सब जगह जाके उन्होंने विजिट किया। इस पीरियड में कुछ 2-3 मूवमेंट भी हुए, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह था गांधी जी का इंडिया में। तो चंपारण चंपारण सत्याग्रह,
इंडिगो रिवॉल्ट के बाद पाबना रिवॉल्ट भी नाम है इसका। तो इंडिगो रिवॉल्ट, पाबना रिवॉल्ट, या फिर तीसरा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, तो गांधी जी ने छोटे लेवल के स्केल के जो मूवमेंट हुए थे, ये सत्याग्रह हुआ था, पहले तो उसमें पार्टिसिपेट किया। फाइनली उनको ये समझ में आया कि अब उनको बड़े मूवमेंट लेना चाहिए, बड़े मूवमेंट करना चाहिए, और ब्रिटिशर्स को निकालना इज द ओनली सॉल्यूशन इफ इंडिया वांट टू लिव अकॉर्डिंग टू इट्स विल। मतलब इंडिया अगर अपने लिए कुछ करना चाहता है, अपने लोगों को अच्छे से रखना चाहता है, तो ब्रिटिशर्स को निकालना इज द ओनली वे आउट। और इसीलिए 1919 में जब उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ये अल्टीमेट दिया 1918 में कि आप गवर्नमेंट में इंडिया का इंडियंस को पार्टिसिपेशन बढ़ाइए। मतलब हम नहीं, 1918 में महात्मा गांधी ने एक बार ये जरूर बोला कि ठीक है, आप मत जाइए कंट्री से, आप रूल हमारे ऊपर अभी भी करते रहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट रहेगी वो इंडियंस की ही होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट में इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, और इंडियंस शुड बी द वन जो अपनी पॉलिसीज जो है वो डिसाइड करे, ऐसा होना चाहिए। तो ये बात जब उन्होंने बोली तो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने ध्यान नहीं दिया। उस टाइम गांधी जी को इतना सीरियसली वो लेते नहीं थे। तो जब उन्होंने वो चीज़ नहीं मानी, तो 1919 में उन्होंने एक मूवमेंट कर दिया, दैट वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला 1919 से लेकर 1921 तक, जब चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। चौरी चौरा इंसिडेंट में बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ये पार्ट था। लेकिन जब वायलेंस हुई और इतने पुलिस वाले मारे गए, तो गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया। इसके बाद एक पीरियड आया 1921 से लेके 1932 तक का, 1931 तक का। इस पीरियड में महात्मा गांधी जी ने ये बोला कि अभी इस पीरियड में मैं, जब तक अब मुझे नहीं लगता कि इंडियंस जो है वो मूवमेंट के लिए तैयार नहीं है, तब तक मैं कोई मूवमेंट नहीं करूंगा। ये पीरियड में उन्होंने ये बात बोली 1921 से 31 तक। ठीक है, उन्होंने ऐसी कोई डेट फिक्स नहीं करी थी कि 1931 तक मैं मूवमेंट नहीं करूंगा, लेकिन उनका ये मानना था कि जब तक इंडियंस तैयार नहीं है, मतलब इंडियन सिटीजन्स, अभी ये चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, वायलेंस हुई, तो महात्मा गांधी जी को लगा कि ये लोग सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब क्या है, नॉन वायलेंस के मेथड के थ्रू मूवमेंट करने के लिए अभी लोग तैयार नहीं है। और ये इनको तैयार करने के लिए अब मैं एक अलग से काम करूंगा, मतलब ग्राउंड लेवल पे कुछ काम करूंगा, और लोगों को ये सिखाऊंगा कि सत्याग्रह का मूवमेंट कैसे चलता है, नॉन वायलेंस मूवमेंट कैसे चलाया जाता है। तो जब महात्मा गांधी जी ने ये डिसाइड किया, तो उसके बाद कहानी शुरू हुई। और उसके बाद बिटवीन द पीरियड ऑफ 1921 टू 1930 कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। मेनली कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट हुए, जैसे कि स्वराज पार्टी बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ मेंबर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ के उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, और पार्लियामेंट में जाके लीडर्स बने, और इंडिया की, मतलब उनको ये लगता था कि पार्लियामेंट में इलेक्ट होके जाएंगे तो इंडिया के लिए बोलेंगे वो वहाँ पे पार्लियामेंट में, और इससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी। तो स्वराज पार्टी उन्होंने बनाई थी, जिसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, एंड चितरंजन दास वेर द चीफ लीडर्स। ये पार्टी इन्होंने बनाई। 1927 में एक रिपोर्ट आई, ये एक कमीशन आया जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का ये काम था कि वो जाके इंडिया में देखे कि इंडिया के लिए अब नया कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट जो सिस्टम है, उस गवर्नमेंट सिस्टम में क्या चेंज किया जाना चाहिए ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एफिशिएंटली काम कर पाए। तो इंडियन जो लीडर्स थे, पर्टिकुलरली जवाहरलाल नेहरू और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अदर लीडर्स, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बोला कि साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन में एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि ऐसा कमीशन जिसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं है, हाउ कैन इट मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया जो इंडिया के लिए सही हो। वो तो ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा या ऐसा ही एक्ट बनाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि ब्रिटिश के लिए फेवरेबल हो। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आपको साइमन कमीशन में इंडियंस के पार्टिसिपेशन की बात करी, और उन्होंने बोला अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपनी खुद की एक कमेटी बनाएंगे जो अपने इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और वो कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट करेंगे। तो ऐसी जब बात हुई, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना एक मोतीलाल नेहरू के अंदर में नेहरू रिपोर्ट बनाई, और ये नेहरू रिपोर्ट में ये लिखा गया कि बेसिकली कैसे इंडिया को रन किया जाना चाहिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो ये नेहरू रिपोर्ट बनी। तो नेहरू रिपोर्ट बनने के बाद उन्होंने इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि आप इसके पॉइंट एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज हम एक बहुत बड़ा मूवमेंट कर देंगे। तो जब ऐसी बात फंस गई, तो बस उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, अगर आपका ऐसा बात, आपको ऐसा लगता है कि इंडियंस से डिस्कस करना चाहिए हमको, तो इंडियंस के लिए उन्होंने फिर उसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करी।
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई है इसमें क्या चेंजेस करना चाहिए इंडिया के अकॉर्डिंग, ये हम इंडियंस से डिस्कस करेंगे ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद जो रिकमेंडेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग अगर हमको कोई चेंज करना है तो हम चेंज करेंगे। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सिर्फ दिखावे के लिए थी, वो बस दिखाना चाहते थे कि हम इंडियंस से डिस्कस करके ही अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन या नया एक्ट बना रहे हैं, बट ऐसा उनका कोई इंटेंशन था नहीं। तो जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई तो 1932 में महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर दिया, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से किसी भी टाइप का कोऑपरेशन नहीं किया जाएगा। एंड कंपेयर टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1930 में स्टार्ट हुआ, 1919 में हुआ था, इस मूवमेंट में बहुत ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, और भी ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेशन किया बढ़ चढ़ के, क्योंकि अब लोग पहले से ज्यादा प्रिपेयर थे, महात्मा गांधी जी को और ज्यादा मानने लगेंगे। लेकिन 1934 में फिर उसके बाद नया एक्ट आया, गवर्नमेंट ने एश्योर किया कि ठीक है हम आपके एक्ट के प्रोविजन डालेंगे, प्लस मूवमेंट बहुत ज्यादा लंबा भी हो गया था तो लोग थक भी गए थे। तो इस चीज को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट को 1934 में खत्म कर दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला अब मैं फिर से ग्राउंड लेवल पे जाके काम करूंगा, लोगों को और ज्यादा प्रिपेयर करने की कोशिश करूंगा। ये सब चल रहा था। इसी पीरियड में 1925 से 32 के पीरियड में कुछ और दोबारा से, जैसा 1905 में एक बार हुआ था, दोबारा से कुछ लोग आए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब बंद किया था महात्मा गांधी ने, तो उससे कुछ जो यंग पीपल थे, उन यंग पीपल को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। उनका ये मानना था कि महात्मा गांधी जी को मूवमेंट खत्म नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे यंग मूवमेंट, जब यंग पीपल, जो उनको लगा कि गांधी जी ने बहुत गलत काम किया है, और उनको ये गांधी जी के ऊपर से विश्वास भी उनका उनको ये लगा कि गांधी जी भी इंडिपेंडेंस नहीं दिला पाएंगे इंडिया को, तो फिर उन्होंने अपने लेवल पे वायलेंस का मेथड स्टार्ट किया। उनको ये समझ में, उनको भी यही सही समझ लगी कि बिना वायलेंस किए ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से नहीं निकाला जा सकता। एंड ये जो लीडर्स थे, इनमें जो सबसे बड़े नाम थे उनमें से थे भगत सिंह जी, देन उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी, बिस्मिल्लाह खान जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, ये सारे लीडर्स जो थे, रोशन सिंह जी, ये सारे लीडर्स जो थे, दे बिकेम द बैकबोन ऑफ दिस मूवमेंट। इस पीरियड में उन्होंने बहुत वायलेंस की, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने के साथ साथ ब्रिटिशर्स को धमकाया भी कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम और ज़्यादा वायलेंस करेंगे, और वायलेंस करने के बाद हम आपको यहाँ से निकाल के ही रहेंगे। बट प्रॉब्लम ये हुई कि बाय द ईयर 1931 गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सबको कैप्चर करके एक एक करके एग्जीक्यूट कर दिया और फांसी पे चढ़ा दिया। तो ये जो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वायलेंट मूवमेंट अगेन इंडिविजुअल्स का, ये वायलेंट मूवमेंट फिर से खत्म हो गया। ठीक है। और अब जो लोगों की लास्ट उम्मीद बचे थे अगेन फिर से, वो थे गांधी जी। तो गांधी जी ने 1936 से फिर से काम करना शुरू किया। गांधी जी ने फिर से उस पर काम करना शुरू करा, इंडिपेंडेंस पे मूवमेंट पे काम करना शुरू करा, और उन्होंने ग्राउंड लेवल पे लोगों को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। और प्रिपेयर करने के साथ इस बार एक चीज डिफरेंट हुई, वो ये थी कि 1923 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ था तो गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। इस बार 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लीडर्स पार्टिसिपेट करना चाहते थे इलेक्शंस में, जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए होते थे। तो उसके लिए इलेक्शन में 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को मासिव लेवल पे मेजोरिटी मिली या इलेक्शन में जीत मिली, जिससे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस था वो और ज़्यादा बूस्ट हो गया। और उनको ये बात समझ में आई कि अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको रिकॉग्नाइज करेगी एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, और डेफिनेटली हमारी जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट करेगी। एट द सेम टाइम एक चीज और चल रही थी। 1912 के आसपास मोहम्मद अली जिन्ना नाम के एक पर्सन थे, उनका इमरजेंस हुआ था एज लीडर। पहले मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ के ही मेंबर थे और उनके साथ मिलजुल के काम करते थे। बट बाय द ईयर 1912 टू 15 उनको ऐसा लगा कि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट जो हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के भले की बात नहीं करती, मुस्लिम्स के भले की बात करने के लिए कोई भी नहीं है, ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना को फील हुआ, और उनके साथ में कुछ मुस्लिम लीडर थे उनको फील हुआ। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी, इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के लिए बात करती थी। बाय द ईयर 1939 के मोहम्मद अली जिन्ना की जो पार्टी थी, या मोहम्मद अली जिन्ना जो था, वो मुस्लिम नेशन के, उन्होंने मुस्लिम नेशन का प्रपोजल दे दिया कि हमको एक सेपरेट नेशन चाहिए जो मुस्लिम्स के लिए हो डेडिकेटेडली, और जिसमें मुस्लिम्स जो है सिक्योर होकर सेफ्टी के साथ रह सकें। 1939 में एक और इंसिडेंट हुआ, दैट इज वर्ल्ड वॉर टू।
वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने के बाद 1947 तक, 1946 तक ये वर्ल्ड वॉर चला था, 45 तक, यहाँ तक बहुत कुछ चला। बहुत कुछ क्या चला, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया की नीड आने लगी, क्योंकि बाय द ईयर 1940 केम ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। ब्रिटिश की जो मिलिट्री थी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी, और पिछले लास्ट 50 ईयर्स में जर्मनी, यूएस और फ्रांस, इन सब का इमरजेंस हो चुका था। ये भी सुपर पावर बन चुके थे, जापान, ये भी सुपर पावर बन चुके थे। तो अब ब्रिटेन उतना स्ट्रांग नहीं रह गया था जितना 100 साल पहले हुआ करता था, 100 से 150 साल पहले। तो नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू विन द वर्ल्ड वॉर 2 नीडेड द कॉपरेशन ऑफ इंडिया। और जब इंडियन लीडर्स ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने वो चीज़ मना कर दी, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि अब वो टाइम आ चुका है जब इंडिया को इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी। और बिटवीन द पीरियड ऑफ 1942 टू 46 उन्होंने कई बार अलग अलग कमीशन भेजे इंडिया को बत समझाने के लिए कि आप हमारे अंडर में रहो, हम आपको पावर गवर्नमेंट दे देंगे, हम आपको ये मिनिस्ट्री दे देंगे, हम आपको वो मिनिस्ट्री दे देंगे। ऐसे कई सारे एश्योरेंस दिए। क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, शिमला प्लान आया, वेबल प्लान आया। ऐसे कई सारे प्लान आए जो हम पढ़ेंगे, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बार बार इंडियन नेशनल कांग्रेस को मनाने की कोशिश करी कि आप हमको सपोर्ट करो वॉर में, बदले में हम आपको इंडिया को इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपकी गवर्नमेंट बनवा देंगे। फाइनली जब 1947 1942 आ गया, 1942 में तक जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को ब्रिटिशर्स की बात समझ में नहीं आई, तो महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया। और क्विट इंडिया मूवमेंट ने जो 2-3 साल का पीरियड जब तक वो रन हुआ, बाय द ईयर 1945 ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में बहुत ज़्यादा वीक कर दिया। और बाय द ईयर 1945 1946 ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ी चेंज समझ में आई, वो ये कि इंडिया को वो अभी तक कंट्रोल करके रखे हुए थे आर्मी का यूज करके। उनकी जो ब्रिटिश इंडिया की जो आर्मी थी, उस आर्मी से लोगों को सप्रेस करके उन्होंने अभी तक इंडिया को रन किया था, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन सिटीजन्स को रन किया था। बट अब आर्मी भी जो है 1946 तक गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन को ये समझ में आया कि अब इंडियन आर्मी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम या ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करेगी। इतना ज़्यादा महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने उनको इंस्पायर कर दिया है। तो जब ऐसी बात हुई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि अब इंडिया के ऊपर अब वो बहुत टाइम तक ज़्यादा रूल नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इन दैट सिचुएशन ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हमको कोई मार के भगाए, इससे अच्छा हम खुद रिस्पेक्टफुली चुपचाप इनको बोल के चले जाओ। तो फाइनली उन्होंने 1946 में उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि 15 अगस्त 1947 को, पहले ये डेट 3 जून थी, बट उसको डेट को आगे बढ़ा के उन्होंने 15 अगस्त 1947 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम अब इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे। अगर पाकिस्तान या जिन्ना नहीं मानता है तो जैसा कि जैसे सिचुएशन है, मतलब उस सिचुएशन में ही हम इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करके छोड़ देंगे। तो उन्होंने ये चीज़ करी फाइनली। और फिर उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन कर दिया, और पाकिस्तान को इंडिया को, और इंडिया को इंडिपेंडेंस देके वो यहाँ से चले गए। अब ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई, इस स्टोरी के बीच में जो बीच वाले इवेंट है, जैसे नॉन स्वराज मूवमेंट का कॉज क्या था, स्वराज मूवमेंट का बेसिकली मूवमेंट कैसे रन हुआ, इसमें पार्टिसिपेशन किसने किया किसने नहीं किया, स्वराज मूवमेंट फेल हुआ कि सक्सेसफुल हुआ, ये सारा एनालिसिस हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के क्या प्रोविजन थे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे कर करके जितनी भी चीज़ें अभी हमने शॉर्ट में डिस्कस करी हैं, इनके बीच वाली सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे और अपने माइंड में बैठाएंगे, सो दैट हमको 2 बार बुक रीड करने के बाद, 2 टाइम रिवीजन या 1 टाइम रीडिंग एंड 1 टाइम रिवीजन करने के बाद, वी शुड बी एटलीस्ट एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 70% ऑफ द क्वेश्चन। एटलीस्ट 70% ऑफ द क्वेश्चन आपको सही बनना चाहिए। रीजन इज, आपकी पॉलिटी, जैसा कि मैंने आपको बोला, पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस हैं उनकी एटलीस्ट 70% एक्यूरेसी होना चाहिए, तभी आप प्रीलिम्स क्लियर करने का एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छे से, मतलब सेफ मार्जिन से। तो डोंट मेक श्योर, क्योंकि देखो इसमें क्वेश्चन अनप्रेडिक्टेबल नहीं आते, पर्टिकुलरली ओपीएससी के एग्जाम में अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने ये सारे क्वेश्चन सही कर दिए तो यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी 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 गुड मार्क्स। ओके, पॉलिटिकल साइंस एंड मॉडर्न हिस्ट्री को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड बहुत अच्छे से सक्सेसफुली इनको रन करना है। ठीक है, ये टॉपिक मैंने आपको बताई, ये टॉपिक आपको स्पेक्ट्रम की बुक में मिल जाएंगे। आप सबके पास स्पेक्ट्रम की बुक है? No, sir, I don't have. यू डोंट हैव, ओके। No, sir. बाकी अनिल, ओके। और बाकी पब्लिक? Yes, sir. Yeah.
जिन लोगों के पास नहीं है सिर्फ वो बोलना। साई एंड रविंद्र कुछ पूछना चाहते हो? हाँ साई पूछो। सर हमारे बुक है क्या? सर, स्पेक्ट्रम बुक अवेलेबल है सर। ओके, रविंद्र यू वांटेड टू आस्क समथिंग? नहीं सर, अवेलेबल है बुक से, बात बताना चाहते थे। ओके ओके ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू पीपल। ठीक है, फर्स्ट डे आज ओरिएंटेशन क्लास थी, तो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू ओवरव्यू। आप लोगों को एक टाइमलाइन समझ में आ गई होगी कि कब से 1940 से 1857 से लेके 1947 तक के पीरियड में क्या चला। और इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं इवेंट को हमको डिटेल में रीड करना है, स्टडी करना है अच्छे से। एक एक इवेंट पे एक एक पूरा पूरा डिटेल्ड मेंस का क्वेश्चन बनता है, और एक एक इवेंट से 8 से 10 क्वेश्चन मिनिमम बनते हैं प्रीलिम्स में। मिनिमम बोल रहा हूँ, इट कैन इवन गो अप टू, एक एक छोटे छोटे इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एक एक छोटे छोटे इवेंट से एटलीस्ट 20 to 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहना चाहिए कि हम एक एक इवेंट को इतने अच्छे से, इतने डिटेल में पढ़ें कि हमको उनसे रिलेटेड क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। वी विल बी एबल टू सॉल्व। हम अगर एक बार रिवीजन, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम रिवीजन नहीं भी कर पाए, तो भी आपको चीज़ें इतने अच्छे से समझना है कि यू शुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन वन गो। मतलब एक बार रीड करके, ओपीएससी की बात कर रहा हूँ, ओपीएससी में यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट इन वन गो। और हम इतने ही अच्छे से उसको स्टडी करेंगे एक एक इवेंट को, जब तक हमको एक एक चीज़ क्लियर नहीं है हम उसको बार बार रीड करेंगे, बार बार समझने की कोशिश करेंगे, इंडिविजुअली अलग से पढ़ के अगर नीड पड़ी तो। ओके, सो दिस वाज द टॉपिक। मैंने आपको टॉपिक लिस्ट देख लेता हूँ मैं एक बार, बस ये देख लेता हूँ कि मैंने आपको कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गया बताना। ठीक है, मैंने इमरजेंस ऑफ गांधी, मैं एक बार टॉपिक की लिस्ट जो है वो आपको रीड कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप एक बार सुन बस लीजिएगा। सबसे पहले हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, कि इंडिया में नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ, कौन कौन से लीडर्स थे जो आए, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो आई जिन्होंने इंडिया के इंटरेस्ट की बात करना शुरू करी। देन उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी, कैसे, कौन कौन से मेंबर्स थे, क्या उसका रीज़न था इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनाने का, किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी, ये सब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म आता है 1905 टू 1909 का। देन उसके बाद फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आती हैं 1909 से 1917 की। देन उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स आता है। देन इमरजेंस ऑफ गांधी। मैं एक बार, अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो मैं एक बार आपको कंटेंट लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। आप लोग कोशिश करिएगा, अगर आपके यहाँ कोई लोकल शॉप है लोकल एरिया में जहाँ पे बुक्स मिल जाती हैं यूपीएससी की, ओपीएससी की, तो कोशिश करिएगा कल ही जाके आप बुक ले आइएगा।